ओके, गुड आफ्टरनून है आप सबको। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही हो तो। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही हो तो। जा रहे हैं सर, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ओके, ग्रेट। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स में, जहां पे हम अभी पॉलिटी के लेक्चर्स देख रहे हैं। और पॉलिटी के लेक्चर्स में हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स का पिछला लेक्चर भी हुआ था और आने वाला लेक्चर भी होगा, आने वाला लेक्चर भी होगा। मेन चीज क्या है? मेन चीज क्या आपको ये समझना है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट 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 आपको ये चीज समझनी है कि याद रखना और समझना दोनों साथ साथ। हाँ भाई, ये बहुत बढ़िया किया। याद रखना और समझना आपको साथ साथ में पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप बच्चों ने ज्वाइन इन कर लिया है, ठीक है? तो लेट मी स्टार्ट विथ अगेन द फंडामेंटल राइट पार्ट। कल हमने क्या डिस्कस किया था, मैं जल्दी से उसका रिकैप कर देता हूं। देखिए, सो वी आर डिस्कसिंग विथ पॉलिटी। पॉलिटी के पहले लेक्चर में हमने समझा था कि पॉलिटी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटी एंड स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटी। सेकंड लेक्चर में हमने ये समझा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है। थर्ड लेक्चर यानी जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कोर पॉलिटी के अंदर अपना कदम रखा। पॉलिटी इज ऑल अबाउट डिस्कसिंग अ बुक कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्ट, जो पॉलिटी में मेजॉरिटी या 70% ऑफ द टाइम है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिस्कस करने में लगाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है। तो हमने देखा था 1 से लेके 11 तक कुछ चीजें लिखी हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली देश चला रही है ये बुक, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बट उतनी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने चालू किया था आर्टिकल नंबर 12 से। तो आर्टिकल नंबर 12 टू 35 है, ये क्या होता है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये क्या कहलाता है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पार्ट 3 है उसके अंदर कहां से कहां तक आर्टिकल आते हैं? पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। इस आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में कहीं फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, कहीं फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं। इन्हीं राइट्स के बारे में हमने बात करना चालू किया था। तो हमने आर्टिकल 12 के बारे में समझा था, आर्टिकल 13 के बारे में समझा था। 12 बताता है कि स्टेट का मतलब क्या होता है, 13 बताता है लॉ का मतलब क्या होता है। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक बताते हैं पहला फंडामेंटल राइट, पहला फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। और जो दूसरा फंडामेंटल राइट है वो 19 टू 22 रहता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है राइट टू फ्रीडम। अब इस राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें 19 से लेके 22 तक पढ़ना है, और कल हमने आर्टिकल नंबर 19 पढ़ के रोक दिया था। ये अभी तक की कहानी है। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? सबको ये चीजें पता है कि हमने कल क्या डिस्कस किया? तो फंडामेंटल राइट्स यहां से चालू होता है। हम आर्टिकल 12 से आर्टिकल 19 तक कवर अप कर चुके हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 19 तक कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। आज हमें आर्टिकल 20 से स्टार्ट करना है। हमने कल ये सारी चीजें भी डिस्कस करी थी कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी जो हमने डिस्कस करी थी। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 ये कहता है कि हर इंसान को अगर इवॉल्व होना है, अगर अपने पूरे पोटेंशियल पे पहुंचना है, तो उसे हमें कुछ फ्रीडम देनी पड़ेगी, उसे हमें कुछ फ्रीडम देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल
19 टू 22 सब यही कहते हैं, लेकिन 19 स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करता है। अब कौन कौन सी फ्रीडम? सबसे पहले उसको बोलने और अपने आप को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी मतलब बात बोलने में भी कतराती हैं। पहले तो कतराती थी कम से कम, तो अब अगर ये कतरा रही है महिलाएं, तो वो अपनी बात नहीं रख पाएंगी, अपनी दिक्कतें नहीं बता पाएंगी, अपनी पीड़ा नहीं बता पाएंगी, और उससे क्या होगा? उससे द प्रॉब्लम इज कि वो घुटती जाएंगी। तो साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली सब उन मोरल जो है ना उस लेडी का, वो नीचे होता जाएगा, और अल्टीमेटली वो एक हैप्पी वुमेन नहीं बन पाएगी। ये एक बहुत छोटी सी किसी घर की कहानी है। सिमिलरली बोलते हैं ना, ये देश भी एक घर है, तो हमारे यहाँ के लोगों को बोलने की आजादी होनी चाहिए। उनको घुट के नहीं जीना है, उनको खुश रह के जीना है, तो उनको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद जो चाहे, आप जहां चाहो अपनी बात मनवाने के लिए प्रोटेस्ट भी कर सकते हो, बट आर्म्स के साथ नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है। इसके बाद आप ग्रुपिंग्स बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो अपने खुद के बेनिफिट के लिए। मतलब सरकार उस चीज के लिए आपको रोक नहीं सकती। आप जहां जाना चाहो इंडिया में वहां जा सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो प्राइवेट एरिया नहीं हो, रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं हो। ठीक है। जैसे अब आप, जैसे मैं बोलूं नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है। इनर लाइन परमिट, ILP। ठीक है। आईएलपी की जरूरत होती है। तो अगर आपको इन एरिया में जाना है तो आईएलपी लेके जाना पड़ेगा। आपको अंडमान जाना है, अंडमान में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरिया, हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था। एक आइलैंड है अंडमान में, सेंटिनीज आइलैंड, सेंटिनलीज आइलैंड। सेंटिनलीज जो होते हैं वो ट्राइबल में भी बहुत ही पिछड़े ट्राइबल ग्रुप्स है, और वहां पे जो जाने की कोशिश करता है ना, वो उसे मार देते हैं, तीर से मार देते हैं। तो इसीलिए एक चाइनीज जर्नलिस्ट था, अभी मरा था 4-5 साल पहले। सो दैट इज वाई इन एरिया में आप नहीं जा सकते। तो फ्रीडम ऑफ, देखो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, बट इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को गाली नहीं दे सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दो। अपने भले के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए बोलो, किसी को गिराने के लिए नहीं। तो बहुत सारी कंडीशंस है। मूवमेंट के बारे में बात करी, आप जहां चाहो वहां रह सकते हो, सेटल हो सकते हो। मैं बैंगलोर में सेटल हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। मैं जहां रहना चाहूं, जहां सेटल होना चाहूं, वहां रह सकता हूं, सेटल हो सकता हूं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी जो था 19(1)(f) के अंदर, 19(1)(f) के अंदर, 19(1)(f) के अंदर 19(1)(f) के अंदर इसको डिलीट कर दिया गया। इसी 19(1)(f) है ये, तो 19(1)(f) के अंदर इसी के साथ साथ आर्टिकल 31 को भी डिलीट किया गया था। क्यों राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था, ये हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आप जहां चाहो वहां जॉब कर सकते हो इंडिया में। इतनी और क्या आजादी चाहिए? ऐसा थोड़ी है कि आप मध्य प्रदेश के हो तो सिर्फ मध्य प्रदेश में करोगे, सरकारी में ही करोगे, बिजनेस ही करोगे, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हमारा आर्टिकल 19 था। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले आर्टिकल से, आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 क्या बोलता है? देखो, याद रखना, प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है जब आप अरेस्ट होते हो तब आपके पास क्या हक है, तब आपके पास क्या हक है। अच्छा, हमने ये डिस्कस कर तो लिया था, ये हमने डिस्कस कर लिया था कल। ठीक है, आर्टिकल 20 भी डिस्कस कर लिया था कि अगर आपको, आप अरेस्ट होते हो, देखो कोई लॉ बन रहा है, ये हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया था, ये बताएंगे क्या प्लीज? आर्टिकल 20 डिस्कस किया था कि नहीं किया था? ठीक है, नहीं किया था, तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। तो आर्टिकल 19 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है आर्टिकल 20 की, जो ये बात करता है कि आपको किन अपराधों के लिए सजा मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप हो, आपने कोई क्राइम, अभी आपने कोई चीज करी, आपने एक, बोलते हैं ना, एक सब्जी वाले को थप्पड़ मार दिया, ठीक है, गलत है जो कि, लेकिन आप किसी और कम्युनिटी से हो, सब्जी वाला किसी और कम्युनिटी से, सब्जी वाला अपनी कम्युनिटी के मिनिस्टर को जाके बोले कि भाई गड़बड़ हो रही है और ये हमारी ओपोनेंट कम्युनिटी से है या कास्ट से है, तो ये मिनिस्टर क्या करेगा? अपने दम पर अगर कोई लॉ पास करवा देता है, मान लो, ऐसा तो होता नहीं है, मान लो लॉ पास करवा दिया उस स्टेट लेजिस्लेचर में कि ऐसा ऐसा है कि अगर किसी सब्जी वाले को आपने थप्पड़ मारा तो आपको 20 साल की सजा है, क्योंकि आपने उसकी डिग्निटी पे सवाल उठाया। कुछ भी हो सकता है, लॉ तो कभी भी बन सकता है, कुछ भी लॉ हो सकता है ना, कि आपने किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ठेले वाले पे हाथ चलाया तो आपको 15 साल की सजा है, ये लॉ आ सकता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? यहां पे क्या था? मोटिवेशन था कि इसने
मिस्टर एक्स ने सब्जी वाले को मारा जो कि गलत था, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट बाद में बनाई गई। तो क्या कोई लॉ बाद में बनाया गया उसके लिए मिस्टर एक्स को पनिश किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये जो आर्टिकल 20 का जो पहला क्लॉज है वो यही बोलता है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी कोई भी पर्सन को उस चीज के लिए चार्ज या कन्विक्ट नहीं किया जाएगा जो जिसके लिए लॉ उस समय नहीं था बट अब बन गया है। तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी एक्सेप्ट एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जब एक्ट हो रहा है उस समय अगर कोई लॉ है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, ठीक है। सेकंड, ये भी बोलता है, ऐसा नहीं है कि पहले मतलब मान लो कि आज 2 साल की सजा है, कल 4 साल की सजा आ गई तो आपको 4 साल की सजा मिलेगी, नहीं। जब क्राइम हुआ है उस समय जो लॉ है, जितनी पेनल्टी है वो ही आपको मिलेगी, बाद में लॉ बनने पे पुरानी चीजों के लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक ये चीज याद रखिए। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल लॉ है, अगर कोई क्रिमिनल लॉ है, अब जैसे कोई इंसान है उसने टैक्स ही नहीं भरे हैं, जब टैक्स नहीं भरे हैं, टैक्स नहीं भरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। आपने आज टैक्स नहीं भरे क्योंकि लॉ नहीं था, लेकिन आपने कहीं ना कहीं टैक्स बचाया है, तो अगर कल लॉ आता है तो आपको पुराना पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, पुराना पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी रीजनेबल वो है। तो याद रखिएगा ये जो चीज है ना, ये सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए वैलिड है, ये सिविल लॉ के लिए वैलिड नहीं है, ये सिविल लॉ के लिए वैलिड नहीं है। क्या ये सबको समझ में आया? नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब सबको समझ में आया? नो एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब सबको समझ में आया? हां लिख दो अगर आ गया हो तो, ग्रेट। अब ये पहला क्लॉज था। ऐसे ही कन्वेक्शन 2-3 तरीके से, यानी पुराने कन्वेक्शन जो नया लॉ है उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। सेम, नो डबल जेपरेडी, यानी एक बार की चीज के लिए आपको एक बार सजा मिलती है। आपने मतलब मान लो कि लॉ है कि आपको 10 साल की सजा मिलनी चाहिए, आपने 10 साल की सजा काटी, बाहर आए, फिर से किसी ने चार्ज लगा दिया। देखो जैसे मैं बता रहा हूं, मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूं, ठीक है, मतलब मैं एक फैक्ट्री का ओनर हूं, मैं और मैंने अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार की सजा है 2 साल, ठीक है। तो उन 10 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय गया, उसने मेरी कंप्लेंट कर दी, कंप्लेंट करने के बाद पुलिस आई, पुलिस मुझे लेके गई, मैंने 2 साल की सजा काटी, मैं वापस आया। अब मैंने 2 साल की सजा काट ली है, लेकिन अब उसकी जगह दूसरा एम्प्लॉय खड़ा हो गया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, इसको सजा मिलनी चाहिए, समझ रहे हो? तो क्या वो सजा दोबारा मिलेगी? क्या वो दोबारा मिलेगी? नहीं। सेम चीज के लिए आपको लॉ में जितनी लिखी है उससे ज्यादा सजा नहीं मिलती, और वो भी एक ही बार मिलती है, यानी नो डबल जेपरेडी, नो डबल जेपरेडी बोला जाता है। ये ऑफिशियल टर्म्स है, याद रखिएगा, नो डबल जेपरेडी, no double jeopardy, that is one person should not be punished for the same crime more than once। ये आर्टिकल 20 का बी क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है, आर्टिकल 20 का सेकंड क्लॉज है, ठीक है। यानी एक काम के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। अब एक ऑफिसर है, उसने उसने मर्डर कर दिया, कोई एक कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट का एम्प्लॉय है, उसको उसने मर्डर कर दिया। तो पहले तो उसको 14 साल की सजा हुई, ठीक है। 14 साल की सजा आने के बाद क्या वो अपनी जॉब ज्वाइन कर सकता है? नहीं, उसको जॉब से भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर यार ये तो डबल जेपरेडी हो गई, उसको 2 बार सजा मिल रही है, पहले तो उसने सजा काटी भी और दूसरी बात उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया, 2 बार सजा हो गई। नहीं, ये जो डबल जेपरेडी होती है ना, ये सिर्फ लेजिस्लेटिव एक्शंस के लिए होती है, यानी एक बार सजा मिली, दूसरी बार लॉ के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एग्जीक्यूटिव बॉडी, आपका ऑफिस, आपका डिपार्टमेंट आपके प्रति इंक्वायरी बैठा सकता है। आप करप्शन के चार्जेस में मतलब अरेस्ट हुए हो तो आपको जो फाइन देना है वो फाइन तो देना ही है, वो एक सजा हो गई, लेकिन दूसरा इंक्वायरी भी बैठेगी। दूसरी इंक्वायरी, मान लो कि आप पे करप्शन के चार्जेस लग गए, आपके घर से 100 करोड़ रुपए मिल गए, अब 100 करोड़ रुपए तो जब्त हो गए, 100 करोड़ रुपए तो जब्त हो गए, प्लस आप पे फाइन भी लगा दिया गया, आपका घर भी जब्त कर लिया गया। तो दैट इज वन स्टेज, ये हुई लेजिस्लेचर यानी लॉ के हिसाब से। सेकंड, जब वो डिपार्टमेंट में घुसेगा ये या घुसेगी ये, तो डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे हाँ भैया अब बताओ कि क्यों किया, कैसे किया, कब किया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंक्वायरी होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होते। तो डबल जेपरेडी क्लियर हो गया सबको? डबल जेपरेडी क्लियर हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो
डबल जेपरेडी। और तीसरा आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसका क्या मतलब है? कोई भी इंसान अगर किसी क्राइम में इंडल्ज होता है या उस पर चार्जेस लगते हैं तो उसको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई क्राइम है, ठीक है, गांव में कोई क्राइम हुआ, किसी को फंसा दिया, जिसको फंसाया है उसको जाके बोला अगर तूने नहीं माना अपना क्राइम, तूने अपना क्राइम नहीं माना तो हम तेरे घर वालों को उड़ा देंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो आप क्या कर रहे हो कि आप उसी इंसान को बोल रहे हो कि अपने खिलाफ गवाही दे। ठीक है, आप उसी इंसान को बोल रहे हो अपने खिलाफ गवाही दे, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका फंडामेंटल राइट है कि तुम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। उसमें क्या होगा, अगर आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर मतलब आजादी होगी तो कोई भी आपको प्रेशराइज कर सकता है कि तुम खुद के खिलाफ गवाही दो वरना हम ऐसे कर देंगे। तो कोई, समझ रहे हो आप मतलब क्या है? इस लॉ ने इस चीज को निगलेक्ट कर दिया कि तुम खुद को गलत बता सको, तुम खुद को गलत बता सको। ये निगलेक्ट कर दिया। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम खुद के खिलाफ गवाही दो। सो दैट इज व्हाई नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मतलब समझ रहे हो, विटनेस और गवाही देने का मतलब अलग होता है। गवाही तो मैंने चलो गलत वर्ड दे दिया, मतलब आप समझ रहे हो कि आप अपना गुनाह कबूल कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने किया था। तो अब इसके प्रति क्या है, जैसे नार्को टेस्ट है, नार्को टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट में क्या होता है, आपसे बोलते हैं बोल बोल सच बोल, तो आपको दवाई दी जाती है और आपसे अनकॉन्शियस स्टेट में बुलवाया जाता है जो आपके मन में है। तो आपसे क्या किया जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है तुम खुद के खिलाफ बोलो, खुद के खिलाफ बोलो। सो दिस इज नॉट राइट। सो दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने जो नार्को टेस्ट है ना उसको इनवैलिडेट कर दिया है। वरना आप किसी भी क्रिमिनल को दवाई देके उससे उगलवा सकते थे, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट इसकी आजादी नहीं देता। नार्को टेस्ट का मतलब समझ गए ना, कि दवाई देते हैं, एक बेहोश डला रहता है, मूवीज में आपने देखा होगा कि बोल 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 क्या हुआ था उस रात को, क्या हुआ था। सो ये चीज आप किसी इंसान को बोल रहे हो कि तुम खुद के खिलाफ गवाही दो, ये उसी तरीके की कोई चीज है। या फिर आपने ब्रेन मैपिंग टेस्टिंग की बात की है कि बेहोश कर देते हैं और आपके ब्रेन में जो सिग्नल्स चल रहे हैं उसको ट्रैक किया जाता है। लेकिन ब्रेन मैपिंग में भी आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप किसी इंसान के दिमाग से पूछ रहे हो कि क्या हुआ था। अगर आप ये चीज करोगे, आप ये चीज करोगे तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को खुद के खिलाफ गवाही देने पे मजबूर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बताओ। ऑब्वियसली कर रहे हो यार, ऑब्वियसली कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, आप ऑब्वियसली कर रहे हो। सो दैट इज वाई नार्को टेस्ट हो गया। या फिर, अरे यार, कोई और, यार ये स्लाइड गड़बड़ हुई है, ठीक है। नार्को टेस्ट हो गया, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 20, यहां पे खत्म हो जाता है। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, तो हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो कि है 19 हमने पढ़ लिया, 20 पढ़ लिया, अब 21 पे जाते हैं। और 21 पूरे फंडामेंटल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा। वैसे समझ तो सुप्रीम कोर्ट और बाकी लोग भी नहीं पाए हैं इस आर्टिकल को, बट ठीक है। अब आर्टिकल 21 आता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, देखो। आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ का क्या मतलब है? राइट मतलब जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन जीने के अधिकार का मतलब कौन बताएगा? क्योंकि ये अधिकार के अंदर, मैं जीवन जीने के अधिकार मतलब मुझे बर्गर खाना मुझे मेरा अधिकार लगता है। हो सकता है ना यार, बर्गर खा के मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूं और मुझे जीवन जीने के लिए बर्गर खाने की जरूरत है, तो मुझे फ्री बर्गर प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। आप समझ रहे हो, राइट टू लाइफ में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार हर किसी के लिए अलग है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो सब में कॉमन है, और वो अधिकार अगर इन लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो ये लोग अच्छे से जीवन नहीं जी पाएंगे, अच्छे से जीवन नहीं जी पाएंगे। तो अब क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो है वो फंडामेंटल राइट के एम्बिट में आने वाली थी इस आर्टिकल के बाद। क्या होता है इसके अंदर, देखो। राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब है कि
हर इंसान को पर्सनल, ये वर्ड याद रखना, पर्सनल लिबर्टी दी जानी चाहिए। हर इंसान को पर्सनल लिबर्टी दी जानी चाहिए ताकि वो एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके। हर इंसान को पर्सनल लिबर्टी दी जानी चाहिए ताकि फिंगरप्रिंट एंड ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। वो तो फिंगरप्रिंट इज बेसिकली बोलते हैं ना प्रोसीजर टू फाइंड आउट द ट्रुथ। आप ट्रुथ बोलने पे मजबूर, आप खुद के खिलाफ थोड़ी दे रहे हो कोई गवाही, आप तो प्रोसेस कर रहे हो जो आपको, आप जैसे आपके ले रहे हो, किसी के भी फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। और आपने नहीं गवाही दी, वहां पे जो फिंगरप्रिंट मिले अगर वो आपसे मैच करते हैं तो आपको सजा होगी। तो फिंगरप्रिंट में आप खुद के खिलाफ नहीं बोल रहे हो। आप जो चीज, अब आपसे मैं बोलूंगा कि यार अपना पासपोर्ट दिखाओ, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि मैं खुद के खिलाफ गवाही थोड़ी दे रहा हूं। ये थोड़ी है। आपसे जो चीजें मांगी जा रही हैं, जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं आपको बेहोश करके आपसे पूछ रहा हूं कि बोल 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 बोल, खुद के खिलाफ बोल। आप रियल बोलते हैं ना, आप रियल स्टेट में हो ही नहीं। रियल स्टेट बोल रहा हूं मैं, गलत। आप नॉर्मल स्टेट में हो ही नहीं, आप डिफरेंट स्टेट में हो जहां से आपसे ट्रुथ निकलवाया जा रहा है। दैट इज रॉन्ग। आगे देखो, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ बोलता है कि हर इंसान के पास पर्सनल लिबर्टी होनी चाहिए ताकि वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ठीक है, अब दो चीजें थी। इस पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है? किस चीज को आप पर्सनल लिबर्टी मानोगे? किसी को जाके थप्पड़ मारना, क्या ये पर्सनल लिबर्टी तो है, लेकिन क्या ये पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है? क्या सबके सामने खड़े होके बोलना कि क्या हुआ था, जैसे विसल ब्लोअर करते हैं, क्या वो पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है? तो हुआ क्या, 1950s में एक केस आया, गोपालन केस। गोपालन केस, ये नाम याद रखना, गोपालन केस। गोपालन केस में बोला गया कि राइट टू लाइफ जो है, राइट टू लाइफ जो है, उसका मतलब है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है। लेकिन लेकिन ये बहुत ही छोटा विंग माना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं ना, उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है ये लॉ। यानी आप अगर जा रहे हो राइट टू लाइफ में, ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको थप्पड़ मार सकता है। तो समझ रहे हो आप, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं ना लॉ को, वो आपके साथ, आपसे राइट टू लाइफ का ये अधिकार नहीं छीन सकते। लेजिस्लेचर छीन सकता है, क्योंकि लेजिस्लेचर को पता ही नहीं है राइट टू लाइफ क्या है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए बना था राइट टू लाइफ शुरू में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यानी आप कोई ऐसा लॉ बना सकते हो, ऐसा कोई लॉ बना सकते हो जो आपके राइट टू लाइफ को छीन ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव एक्शन है। वो इंक्लूडेड नहीं था 1950 के गोपालन केस से, ये निकल के आया था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप ऐसा कोई लॉ बना सकते हो क्या? नहीं। तो 1980 में मेनका गांधी केस आता है। मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस क्या बोलता है कि यार ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेटिव एक्शन है। आप कोई लॉ भी नहीं बना सकते जो आपकी राइट टू लाइफ, यानी आपकी पर्सनल लिबर्टी को छीने और आपको डिग्निफाइड लाइफ से दूर लेके जाए। ऐसा कोई लॉ भी नहीं बना सकते आप। अब इसके अंदर क्या आने लगा मेनका गांधी केस के बाद? मेनका गांधी केस के बाद यह आने लगा कि पर्सनल लिबर्टी के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ही निकाला, पर्सनल लिबर्टी के बहुत सारे मतलब होते हैं। जैसे अब अगर मुझे कोई चीज जाननी है, मुझे अधिकार है कि मेरा टैक्स का पैसा कैसे यूज हो रहा है, तो क्या मैं आरटीआई लगा सकता हूं? हाँ, आरटीआई आप लगा सकते हो, और ये मेरा पर्सनल लिबर्टी के अंदर आएगा। तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर क्या आ गया? आरटीआई। जैसे आरटीआई आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से आया है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन पर्सनल लिबर्टी के अंदर आ गया। राइट टू फूड आ गया कि यार आपको अच्छा खाना खाना है, अगर आपको अच्छा जीवन जीना है। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी आ गया, राइट टू वाटर सप्लाई आ गया। तो इसके अंदर 36 से ज्यादा चीजें आ गई, छोटी 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 छोटी। क्योंकि राइट टू लाइफ एक सिंपल सा वर्ड है जिसका इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है। मुझे अगर देखो,
मेन है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्योंकि वो फंडामेंटल है मेरे डेवलपमेंट में। उसके अंदर एक लाइट आता है राइट टू लाइफ। अब मुझे लगता है यार मुझे जीवन जीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से मैं पढ़ता हूं, मैं खाना बनाता हूं या जो भी कर सकता हूं मैं, बट मुझे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं उस लेवल या उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता जहां तक मेरा डेवलपमेंट हो सकता था। तो अब हमें क्या करना पड़ा, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर रखना पड़ा। ठीक है, अगर मुझे अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो मैं उतना डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, तो हमें राइट टू फूड रखना पड़ा, राइट टू क्लीन वाटर रखना पड़ा। मुझे खुले में सांस लेने की आजादी होनी चाहिए वरना मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे राइट टू क्लीन एनवायरमेंट रखना पड़ा। तो अब इसके अंदर ना बहुत सारी चीजें आ गई, आप अपनी बुक्स में देखिएगा, आप अपनी बुक्स में देखिएगा। राइट टू लाइफ का शुरू में कोई मतलब नहीं था। 1950 गोपालन केस में इसने बोला कि एग्जीक्यूटिव एक्शन है बस, कि आप कभी पुलिस में जा रहे हो या कोई भी एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर्स है, कभी भी आप किसी केस में फंस रहे हो तो आपको डिग्निफाइड, ऐसा नहीं है कि पुलिस आके आपको थप्पड़ मार देगी, पुलिस नहीं मार सकती, क्योंकि वो आपकी डिग्निफाइड लाइफ का हक है। वो आपका हक है कि आपको इज्जत, आपने क्राइम भी किया ना तो भी आपको इज्जत से रखा जाएगा। दैट वाज इंक्लूडेड अर्लियर आल्सो, बट कोई लॉ ऐसा नहीं बनेगा जो आपकी लाइफ, जो आपकी डिग्निफाइड लाइफ को छीने, ऐसा पहले नहीं था। ये मेनका गांधी केस में आया और इसने बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए जो आपको डिग्निफाइड लाइफ देने पे मजबूर होते हैं। बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए जो आपको डिग्निफाइड लाइफ देने पे मजबूर होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए राइट टू लाइफ जो है, जल्दी से कर लेते हैं। राइट टू लाइफ, नो पर्सन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर पर्सनल लिबर्टी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट को बहुत परेशान किया है कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है यार, पर्सनल लिबर्टी में क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, वी डोंट नो। ठीक है, लेकिन अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश बाय द लॉ। अब पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि किसी ने क्राइम किया वो भी खुले में आजाद आजाद से घूम रहा है, नहीं, आप उसको लिबर्टी नहीं है, उसको लिबर्टी नहीं मिली, अरे अरे आर्टिकल 21 गया, ये रहेगा। लेकिन जो लॉ बने हैं ना उनके हिसाब से कि अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी लिबर्टी छीनी जाएगी, ये लॉ है। तो जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ है ना, उनको ध्यान में रखते हुए हमें सारी पर्सनल लिबर्टी जितनी हम दे सकते हैं उतनी देनी चाहिए। अब देखो क्या है ना, आप लोग मुझसे 10 सवाल करोगे, मैंने भी अपनी फैकल्टी से 10 सवाल किए थे, बट आप ये चीज समझो कि ये जो है ना, अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं। आपने बचपन से जैसी पढ़ाई की है ना, वो ये थी कि अरे सर अब मुझे जवाब चाहिए। ऐसी चीजों के जवाब ना मेरे पास तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के पास और इस देश के पास भी नहीं है। कल को कोई चीज पर्सनल लिबर्टी में आ जाएगी जो आज मैं बोल रहा हूं नहीं है। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो अब हम उस स्टेज पे है इंप्लीमेंटेशन, अब हम जो लर्न करते हैं ना वो हमें बाहर जाके इंप्लीमेंट करना है। तो अब इतनी बड़ी दिक्कत है ये आज की डेट में कि पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या है। आप कुछ और समझ सकते हो, मैं कुछ और समझ सकता हूं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट समझता है वो हमें मानना चाहिए, क्योंकि उनकी उनका नजरिया लॉ को लेके बहुत वाइड है और बहुत एक्सपर्टीज है। लेकिन उन वो भी तो गलत हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं गलत हो सकते, और गोपालन केस में गलत हुए ही थे, बाद में मेनका गांधी केस में उनको अपने आप को सही करना पड़ा। लेकिन ये ऐसी चीज है जो समय के साथ इवॉल्व होगी, हम इस सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए इन टर्म्स को और बेहतर वे में अंडरस्टैंड करते जाएंगे। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि एग्जैक्टली टू द पॉइंट कोई चीज नहीं होती है। एग्जैक्टली, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इट इज वेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन, समझ रहे हो ये। लेकिन हाँ एक चीज है, इसको फाउंडेशन स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 कहा जाता है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 कहा जाता है। ठीक है, गोपालन केस के बारे में बता दिया मैंने, मेनका केस के बारे में बता दिया। अब यहां पे दो चीजें आती हैं, समझो क्या होता है। मैं अपनी सबसे बेस्ट हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करूंगा। एक होता है ये टर्म और एक होता है ये टर्म। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। ये कहता है कि लॉ इज सुप्रीम एंड वी शुड फॉलो इट। ये स्लाइड नहीं है, लिख लेना, ये फॉलो इट इन ऑल कंडीशंस, दैट इज नो
एवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि जो लॉ में लिखा है वो ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है, जो लॉ में लिखा है वो ही होगा। सच और गलत हम अपने मन से या अपनी फीलिंग से नहीं समझेंगे, ठीक है। जो लॉ में लिखा है हम उसी को मानेंगे, उसी का इंटरप्रिटेशन होगा। लेकिन मेनका गांधी केस में यह बात की गई कि यार जब लॉ बने थे तब अलग सिनेरियो था, तब अलग लॉ थे, अलग प्रोसेस थे, अलग रूल्स थे। अब समय के साथ आप आगे बढ़ोगे, आप इस चीज पे नहीं टिके रह सकते। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे चलता था पहले कि यार प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, एवरी प्रोसीजर दैट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इज करेक्ट। लेकिन उसके बाद थोड़े से चेंजेस आए और हमने बात करना चालू करी एक बेसिक चीज के बारे में कि यार आपको ना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ एक इमोशनल इंटेलिजेंस का भी क्वेश्चन जोड़ना पड़ेगा, तब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बनेगी। आपको इसके साथ एक इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन भी जोड़ना पड़ेगा जो आज की कंडीशन को समझता है, तब जाके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बनेगी। कि हम लॉ को तो दिमाग में रख रहे हैं, बट वट एवर वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग टूडेज थिंग इनटू अकाउंट और टुडेज सिनेरियो इनटू अकाउंट। तो दैट इज व्हाई मेनका गांधी केस में बोला गया कि यार आपको ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से सीखना है, आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के हिसाब से चलना है कि यार क्या चीजें सच में जरूरत है, क्या चीजों की जरूरत है। राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, राइट टू वाटर सप्लाई हो गया, राइट टू सेफ ट्रांसपोर्ट हो गया। ये सारी चीज आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। ऑल्दो ये चीज नहीं दी है लॉ में कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन आपको अगर राइट टू लाइफ का असली मतलब समझना है तो अब आपको यह भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई क्या हुआ कि 1980 के बाद से हम इस मॉडल पे उतारा है कि यार आपको ना लॉ प्लस इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, जो आपको इवोल्यूशन है। अब देखो क्या होता है, ये था, इसके बाद कोई केस आया, अब उस केस में कुछ और समझा, उस केस में कुछ और समझा हमने, बहुत सारी चीजें हमने समझी होंगी, बहुत सारी चीजें हमने समझी होंगी। बट द बेस्ट पार्ट वाज कि हमने हर केस से कोई ना कोई चीज सीखी और अगले केस में उसको इंप्लीमेंट किया। दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं, ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसी के हिसाब से हमें चलना है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ये कहीं भी नहीं चलता है भाई। क्योंकि ये ओल्ड रूल्स, बोलते हैं ना रूल्स आर फंक्शन ऑफ टाइम। जो रूल आज है ना वो शायद रूल कल वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शुड बी बेस्ड फॉर आर्टिकल 21 एंड इट शुड बी अवेलेबल फॉर लेजिस्लेटिव एक्शंस आल्सो। यहां बोला गया था इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर लेजिस्लेटिव एक्शंस। आर्टिकल 21 क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे, सबका यस चाहिए। बाकी लोग भी यस लिख दें प्लीज। अदिति, प्रेम, निधि, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आर्टिकल 21 क्लियर हो गया है। मैं आपको याद करवा दूंगा, याद करवाना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 21 ए आता है। अब देखो आपको लग रहा है ना 21 के बाद तो 22 आना चाहिए था, क्या है 21 ए और ये और वो, ये बीच में घुसाया हुआ आर्टिकल है, पहले नहीं था, ये आपको पहले ही समझ जाएगा। अब ये आर्टिकल क्या कहता है, देखो जैसे राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो अब इस केस में क्या था, मैंने आपको बताया फंडामेंटल, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ऐसे ही डीपीएसपीज भी होते हैं। फंडामेंटल राइट्स भी ऐसी चीजें हैं जो स्टेट को अपने सिटीजन्स को, मतलब लोगों को देनी है, सिटीजन्स को, कभी कभी नॉन सिटीजन्स को, लेकिन ये देना मैंडेटरी है। डीपीएसपी देना मैंडेटरी नहीं है। सरकार को कोशिश करनी चाहिए, स्टेट को कोशिश करनी चाहिए ज्यादा ये दे सके लोगों को, डीपीएसपी वाली लिस्ट में से चीजें देनी चाहिए। अच्छा अब इसमें लिखा है अच्छा एनवायरमेंट, ये एफआर नहीं था पहले, लेकिन ये बोलता है अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये डीपीएसपी है, लेकिन इतना पैसा ही नहीं है कि हम क्लीन एयर दे सकें, क्लीन वाटर दे सकें। तो ये सारी चीजें सरकार को करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रही। हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। इन्हीं में से आर्टिकल, इसी के अंदर एक आर्टिकल 45 था कि आपको हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए।
आपको हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए, आपको हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अरे तो बंद हो गया, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, अब आपको आपको आर्टिकल 45 के तहत प्राइमरी एजुकेशन देनी है, लेकिन उस समय सरकार के पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन जब सरकार के पास पैसा आ गया तो फिर उन्होंने डिसाइड किया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से कि यार देखो, अब इसको फंडामेंटल राइट बनाने का समय आ गया है। तो इन्होंने आर्टिकल 21A के अंदर इसको घुसाया कि हर इंसान के लिए एजुकेशन जो है वो राइट है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन, वर्ड याद रखना, हायर नहीं, प्राइमरी एजुकेशन देना उसका फंडामेंट क्या बोलते हैं, प्राइमरी एजुकेशन हासिल करना उसका फंडामेंटल राइट है। तो इस चीज ने क्या कर दिया, एजुकेशन फॉर ऑल को, एजुकेशन फॉर ऑल जो हमने शुरू से चाहा आजादी के समय से, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया, जो कि पहले सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था। ये आर्टिकल चेंज हो गया। ठीक है, पहले दिया गया था कि प्राइमरी एजुकेशन देना है, लेकिन इस एक्ट के बाद अब प्राइमरी एजुकेशन को तो फंडामेंटल राइट बना ही दिया है, प्राइमरी एजुकेशन को तो फंडामेंटल राइट बना ही दिया है। ठीक है, तो अब आर्टिकल 45 हो गया कि आपको 0 to 6 years के बच्चों को, 0 से 6 years के बच्चों को बेसिक एजुकेशन देनी है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। बट ये आर्टिकल 45 चेंज हो गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद। तो आर्टिकल 21A क्या बोलता है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरीवन बिटवीन 6 से 14 साल, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरीवन बिटवीन 6 से 15 साल। आर्टिकल 45 क्या रीड करता था पहले, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, लेकिन इसमें से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नहीं दी, फ्री एंड कंपल्सरी में सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन दी। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 86th अमेंडमेंट एक्ट पास किया, कब, 2002 में, टू इंप्लीमेंट। अब 1993 में ये डिसीजन आ चुका था कि आपको बनाना है फंडामेंटल राइट, तो बस वही लिखा हुआ है कि 1993 के एक डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए 86th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21। मतलब राइट टू लाइफ के अंदर ही आता है ये, इसलिए 21A में आया ये। ठीक है, बट आर्टिकल 21A कब आया, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया। क्या लाया, प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। कौन से आर्टिकल को इसने, या कौन से डीपीएसपी को चेंज किया, आर्टिकल 45 को इसने चेंज किया। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या मैं राइट टू फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता हूं आगे, लास्ट राइट टू फ्रीडम की तरफ, क्योंकि आर्टिकल 21 कवर हो गया है, आर्टिकल 22 कवर करने का समय आ गया है। आर्टिकल 21 कवर हो गया, आर्टिकल 22 करने का समय आ गया है। तो हमने 19 देखा, 20 देखा, 21 देखा, अब 22 देखेंगे, राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। ये आप सबने मूवीज में बहुत देखा होगा कि क्या है क्या नहीं है, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, तो वो क्या है, मुझे अपने ही लॉयर से क्यों बात करनी है। देखो, अब क्या होता है, एक पर्सन जब अरेस्ट हो जाता है ना, तो वो किसी और की कस्टडी में है, लेकिन अगर वो किसी और की कस्टडी में, तो जिसकी कस्टडी में है वो तो ऐसे कर सकता है उस इंसान की, लेकिन उस इंसान के पास भी कुछ राइट्स होने चाहिए। तो दो टाइप के लोग होते हैं। तो आर्टिकल 22 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है 22 का फर्स्ट पार्ट, 22 क्लॉज 1, ये बात करता है प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में। प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में, प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है कि आपने क्राइम किया, फिर कार्यवाही हुई, जज के सामने गए, ट्रायल हुआ, आपको 2 साल की सजा सुनाई और फिर आप सजा काट रहे हो। तो आप 2 साल की सजा काट रहे हो, ठीक है, 2 साल की सजा काट रहे हो, मतलब आपने क्राइम कर दिया है और आपको उसके लिए पनिशमेंट मिल रही है। लेकिन ऐसे लोगों का जब आप प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए जाते हो, मतलब आप पे क्राइम साबित हो गया, अब अरेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात इसको यह पता होना चाहिए इस इंसान को कि किन ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, किन ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब एक क्राइम हो गया है, उसके बाद पुलिस जा रही है, जैसे सीआईडी जाती है ना, तो सीआईडी को बताना पड़ेगा कि तुम क्यों अरेस्ट कर रहे हो उसे। सेकेंड, ये इंसान अपनी पसंद का
कोई भी लॉयर हो सकता है, उससे बात कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। तीसरा, आपको इस इंसान को, ऐसा नहीं है कि तुमने कटघरे में डाल दिया और डला हुआ है, नहीं, आपको इस इंसान को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ेगा। और ये कौन सा होता है, इसमें हॉलिडे पॉलिडे और ट्रैवल टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम किया, अब क्राइम हो गया है, आपको किसी पे शक है क्राइम इसने किया है, तो आपको उसको रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा तो जो मर्डर के चार्जेस में लेके जा रहे हैं उसको बोलना पड़ेगा कि तुम अपने लॉयर से बात कर लो। और उस लॉयर के बाद क्या होगा कि उसको तुम्हें 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना पड़ेगा और वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई। लेकिन क्या ये हर इंसान के साथ होता है? नहीं। दो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये चीज, ये सारे राइट्स नहीं मिलते हैं। मान लीजिए कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, ठीक है, ये मेरा मुंह बहुत सूख रहा है, पता नहीं क्यों आज। कोई पाकिस्तान से आया हुआ है, अब आपको शक है कि इसने कुछ किया है, शक नहीं है, आपको पता है कि इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग रहा है। तो अगर मर्डर का चार्ज लग रहा है या टेररिज्म का चार्ज लग रहा है या किसी का भी चार्ज लग रहा है, आपने उठा के उसको काय में डाल दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है। लेकिन उसके पास ये सारे राइट्स नहीं होते। क्यों सर, पाकिस्तानी क्यों बोला? क्या कोई यूएस से आएगा तो उसको नहीं मिलेंगे राइट? बिल्कुल मिलेंगे। सर ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान से यूएस से नहीं है? तो कोई भी इंसान जो हमारे एनिमी नेशन से आता है उसको बोला जाता है एलियन एनिमीज। कोई भी सिटीजन जो हमारे एनिमी नेशन से आता है उनको बोला जाता है एलियन एनिमीज। और एलियन एनिमीज अगर कोई हो रहा है जो जिसके ऊपर ये चार्ज लग रहा है प्यूनिटिव डिटेंशन का, मतलब इन इस डिटेंशन का, तो भी आपको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा केस है प्यूनिटिव के अलावा एक और टाइप का डिटेंशन होता है प्रिवेंटिव, कि आपने क्राइम किया नहीं है लेकिन शक है कि आप क्राइम कर सकते हो। आपने क्राइम किया नहीं है लेकिन शक है कि आप क्राइम कर सकते हो, तब भी आपको ये सारे राइट्स नहीं मिलते, थोड़े और राइट्स मिलते हैं, वो हम देखेंगे क्लॉज 2 में। क्या प्यूनिटिव डिटेंशन 3 केसेस और एक्सेप्शन समझ में आया? क्या प्यूनिटिव डिटेंशन 3 केसेस और एक्सेप्शन समझ में आया? क्या प्यूनिटिव डिटेंशन 3 केसेस और एक्सेप्शन ये समझ में आया? ठीक है, आई होप आ गया होगा। दूसरा केस बनता है आपका, अब देखो यही नौटंकी तो पसंद नहीं है, ठीक है चलो। दूसरा केस बनता है 22-2, 22-2। ये क्या बोलता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन, मतलब अभी क्राइम हुआ नहीं है लेकिन आपको शक है कि ये क्राइम कर सकता है, तो अब इस क्राइम के लिए आप किसी को उठा सकते हो। लेकिन 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 क्या इसको 24 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है? नहीं। इसको आप 3 मंथ के लिए डिटेंशन में रख सकते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी जिंदगी भर रख लोगे शक के बिना पे। तो 3 मंथ के लिए, इनफैक्ट आप समझो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या इंप्लीमेंटेशन सिस्टम की वीकनेस, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया था, इसमें कहा गया था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 से 2 कर दो। 3 से 2 हो गई लेकिन आज तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, आज भी 3 मंथ चलती है। तो ये याद रखना, ये याद रखना कि डिटेंशन जो है वो मैक्सिमम 3 मंथ का हो सकता है, किसके केस में? प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आपको यह बताना जरूरी है कि आपको किस बिना पे अरेस्ट किया जा रहा है, और इसके पास अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि आप अपना केस डील कर सको। ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले रखेंगे, 3 महीने रखेंगे उसके बाद ही केस खुलेगा, नहीं। 2 महीने रखा हुआ है आपने, कोई क्राइम नहीं है लेकिन हाँ केस चालू हो सकता है, लड़ सकते हो, और हो सकता है 1 महीने बाद ही छूट जाओ आप। समझ में आया? तो ये क्राइम के पहले का है और ये वाला क्राइम के बाद का है, ये क्राइम के बाद का है। समझ में आया? तो पूरे राइट्स 19, 20, 21 और 22, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका क्या था? ये हमने कल देख लिया था, लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स, यानी आर्टिकल 19 क्लियरली। तो क्लियरली में क्या होगा? एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स क्लियरली, ये होता है कन्विक्शन। ठीक है, ये होता है राइट टू लाइफ। फिर ये होता है राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। एआर का मतलब होता है राइट टू अरेस्ट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ?
कन्विक्शन, लाइफ, प्राइमरी एजुकेशन और अरेस्ट। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? 20, 21, 22, 20, 21, 21A और 22। क्या यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है? लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स। लॉ रिमूव डाउट्स एंड गिव्स 6 फ्रीडम्स क्लियरली, एंड गिव 6 फ्रीडम्स क्लियरली। 6 फ्रीडम कैसे याद रखनी है वो भी मैंने कल आपको बता दिया था। यहां पे हमारा दूसरा आर्टिकल खत्म हो जाता है। अब तीसरा आर्टिकल चालू होता है हमारा कहां से? आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मैंने कल बताया था ना, 5 बच्चे हैं, इक्वल होने चाहिए, तो राइट टू इक्वालिटी में 5 चीजें हैं। 4 बच्चों को फ्रीडम दी गई। जिन बच्चों को 4 बच्चों को फ्रीडम दी गई तो इन्होंने अपने मनपसंद रिलीजन चुना। 2 को एक्सप्लॉइट किया गया, 2 को एक कल्चरल एजुकेशन मिल गई। ये ऐसे आपको याद रखना है। तो हमने क्या किया? राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, यानी 2 को एक्सप्लॉइट किया गया, तो आपको 2 राइट्स इसमें पढ़ने हैं, 23 एंड 24। 23 एंड 24। अब 23 एंड 24 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 23 कहता है कि यार एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, कि बच्चे हैं तो काम करा रहे हो, महिलाएं हैं तो काम करा रहे हो, तो आप किसी भी इंसान को ट्रैफिक नहीं कर सकते। कि आपने प्रोस्टिट्यूशन के लिए महिलाओं को ट्रैफिक करना चालू कर दिया, ये उनका फंडामेंटल राइट है और इस चीज के लिए लड़ा जा सकता है। आपने वो मूवी देखी है, क्या नाम था यार उस मूवी का? अरे यार उसमें वो गाना था, विद्युत जानवल रहता है, मेरा इंतजार करना, ऐसा करके गाना था ना यार। क्या नाम था उस मूवी का, मैं भूल गया। उसके गाने बहुत तगड़े थे वैसे। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे अब तलक खुदा हाफिज। हाँ, खुदा हाफिज नाम था। उसमें क्या होता है? यही होता है कि ट्रैफिकिंग से उसकी वाइफ को सऊदी में या मिडिल ईस्ट में सप्लाई कर दिया जाता है, वहां पे उनको प्रोस्टिट्यूशन के काम में यूज किया जाता है। तो अब उसमें क्या दिखाया गया कि यहाँ एम्बेसी में जाता है विद्युत जामवाल, ठीक है, विद्युत जामवाल वहां एम्बेसी में जाके ये करता है, वो करता है, वो जाता है, तो अपने फंडामेंटल राइट के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता था कि ये गड़बड़ हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? सो दैट इज वाई ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर इट इज बैंड। आप किसी से काम नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से नहीं बोल सकते कि मेरी नाली साफ करो, तुम्हारा काम है मेरी नाली साफ करना। या फिर तुम किसी से नहीं बोल सकते मेरे पैर दबाओ। अगर उसका मन है या उसका मन है तो मतलब वो दबा सकता है या दबा सकती है, लेकिन यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। तब तो आप बोलोगे कि यार सरकार मिलिट्री के लिए भी किसी को फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन ये चीजें एक्सेप्शंस है। जैसे आप बोल रहे हो कि कोई जेल में कैदी अरेस्टेड है, तो क्या उससे पत्थर नहीं तोड़वाने चाहिए? बिल्कुल तोड़वाने चाहिए। क्या वो फोर्स्ड लेबर है? नहीं, वो फोर्स्ड लेबर नहीं है। तो दैट इज वाई आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर को रोकता है। लेकिन हाँ, अब ये क्या चीज है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टेट नहीं कर सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल भी ट्रैफिक और फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते। मतलब अब मैं किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता हूं। पहले के कुछ आर्टिकल से जो स्टेट नहीं कर सकती थी, ये ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल कोई नहीं कर सकता। जैसे हमने आर्टिकल 17 देखा था ना, अनटचेबिलिटी, यानी स्टेट हो या प्राइवेट इंडिविजुअल हो, कोई नहीं कर सकता। समझ में आया? अब डिटेंशन पिटेंशन में तो प्राइवेट इंडिविजुअल की बात ही नहीं आ जाती, तो इसलिए हमने नहीं करी। लेकिन हाँ, ट्रैफिक की बात आती है, ट्रैफिकिंग, कोई भी इंसान चाहे प्राइवेट हो चाहे स्टेट हो, ट्रैफिकिंग में और फोर्स लेबर में इंडल्ज नहीं होगा। तो इसमें ये याद रखना, प्राइवेट एंड स्टेट दोनों इंडिविजुअल्स इंक्लूडेड है। सेकंड एक्सेप्शन, स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विस, जैसे मिलिट्री सर्विस हो गई, डॉक्टर सर्विस हो गई। अब जैसे कोविड के समय में आपका डॉक्टर्स का आना कंपलसरी करा गया था कई एरियाज में, क्योंकि डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, अवॉइड कर रहे थे कोविड पेशेंट से मिलना, लेकिन इट बिकेम देयर ड्यूटी, ये तो नेशनल सर्विस हो गई। सो वो फोर्स्ड लेबर नहीं था। आप समझ रहे हो? फोर्स्ड लेबर होता है किसी बच्चे से गिट्टियां तोड़वा रहे हैं, ढाबे पे लगे हुए हैं बच्चे, ये होता है फोर्स्ड लेबर। समझ में आया कि नहीं आया? ये आर्टिकल 23 था। सिमिलरली आर्टिकल 24 भी एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बच्चों के एक्सप्लॉइटेशन की बात करता है। पहला वाला जनरल सेंस में था कि किसी जन का ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, लड़के भी नहीं होने चाहिए, लड़के लड़कियां छोड़ो, ठीक है, फोर्स्ड लेबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्पेसिफिकली बच्चों से बात करता है कि बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पे रोक लगाई है। लेकिन बच्चा कौन होता है? इनके लिए बच्चा होता है 14 साल। ये याद रखना, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल आर्टिकल 24, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड? तो चाइल्ड की डेफिनेशन है 14 ईयर्स। बट इसमें भी पता है क्या लिखा है, कि आप किसी बच्चे से काम नहीं करा सकते किसी फैक्ट्री में या किसी हैजार्डियस वर्क में। बाकी जगह आप इनको एम्प्लॉय कर सकते हो, ये लिखा है इस आर्टिकल में। आर्टिकल 24 रीड्स दैट नो चाइल्ड लेस देन 14 इयर्स ऑफ एज शुड बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और इन हजार्डियस
ऑक्यूपेशंस या हजार्डियस वर्क, बम बनाने में यूज कर रहे हैं बच्चों का, नहीं, लेकिन बाकी कामों में आप कर सकते हो। तो फिर 1966 में एक जजमेंट आया जिसने ये बोला कि अगर कोई चाइल्ड लेबर है तो हर बच्चा जो आपके यहाँ काम कर रहा है उसके लिए 20,000 रुपए का फाइन लगेगा। प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल आते हैं, कितना फाइन है, ये कितना है, वो कितना है। अगर 1966 में आया, अगर कोई बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा है तो 20,000 रुपए फाइन लगेगा। और तो और 2006 में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया, आपने देखा होगा, ढाबे पे बच्चे काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प में बच्चे काम कर रहे हैं, दुकानों पे छोटे छोटे बच्चे लगे रहते हैं, तो उन्हीं को अलग करने के लिए आया गवर्नमेंट आउटलॉड यूज ऑफ माइनर एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स 2006 के रूल के बाद, क्योंकि ये बोलता है कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसकी लिमिटेशन बहुत सिंपल है कि हैजार्डियस और फैक्ट्री में नहीं जाना चाहिए, बाकी जगह जा सकते हैं, लेकिन बाकी जगह का लोग बहुत गलत यूज कर रहे थे, तो इसीलिए गवर्नमेंट को एक रूल निकालना पड़ा 2006 में कि जो बच्चे हैं उनको आप डोमेस्टिक सर्वेंट यानी साफ सफाई, झाड़ू पोछा, छोटे छोटे काम, आना जाना, इनके लिए यूज नहीं कर सकते। आपके जो हेल्पर्स होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपनी मर्जी से करना चाहते हैं इसलिए अभी कर रहे हैं, तो वो गलत है, मतलब वो गलत नहीं है, क्योंकि वो अपने पेरेंट के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन कोई बच्चा अगर ट्रक वाले के साथ ट्रक में घूम रहा है, काम कर रहा है, लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, दैट इज रॉन्ग। कोई ढाबे पे 90% ऑफ द बच्चे आपको ढाबे पे मिल जाएंगे, जो छोटा मोटा पैसा आता है उससे वो क्या करते हैं, नशे करने लगते हैं, सस्ते नशे, ठीक है, सुलोचन। सो दैट इज वाई ये चीज कर लाना बहुत जरूरी था। अब देखो, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं घुसूंगा इसमें, मैं आने वाले 1-2 लेक्चर्स में घुस सकता हूं, लेकिन इसमें तो नहीं घुसूंगा, क्योंकि अभी मतलब आपको पहले फंडामेंटल राइट सारे याद होने चाहिए। ये दोनों फंडामेंटल राइट क्लियर हुए, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन 23 के अंदर और 24 के अंदर। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो क्या बोलता है आर्टिकल 24 से लेके आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक क्या है। देखो, आप ये चीज समझ गए हो कि रिलीजन की कुछ बात होनी है, ये समझ गए हो आप, लेकिन इसके अंदर 4 आर्टिकल्स में क्या डाल दिया, आप बोल देते फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जिसको जो फॉलो करना है कर ले, लेकिन ऐसा 4 आर्टिकल में क्या डाला, मैं तो जब पहली बार पढ़ रहा था ना, तो मेरे अंदर बहुत डाउट्स थे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा डाउट थे, क्या डाला होगा यार इनने। तो देखो, जल्दी पढ़ते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 बोलता है, ध्यान से समझना, फ्री कंसाइंस, यानी मुझे जो लगता है, मेरे परमात्मा जो भी हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मेरे परमात्मा कोई भी हो सकते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पे है कि मैं जिसको मानना चाहूं मान सकता हूं। सेकंड, मैं प्रोफेस कर सकता हूं, यानी मैं लोगों को बता सकता हूं कि यार मैं बुद्धिज्म का फॉलोअर हूं, मैं जैनिज्म का फॉलोअर हूं, मैं खुलेआम बता सकता हूं, मैं क्रिश्चियनिटी का फॉलोअर हूं तो मैं क्रॉस पहन सकता हूं, मैं अगर हिंदुइज्म का फॉलोअर हूं तो मैं धागा बांध सकता हूं, ठीक है। आप समझ रहे हो, कोई भी आप, मैं अगर सिखिज्म का फॉलोअर हूं तो मैं वो पगड़ी बांध सकता हूं, तो ये आप लोगों को दिखा सकते हो। पहली बात, ये 4 चीजें बोलता है, ये याद रखना, फ्री कंसाइंस, यानी मैं अपने आत्मा परमात्मा का मिलन अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा। सेकंड, फ्री प्रोफेस, यानी मैं खुले में लोगों को बता सकता हूं कि मैं कौन सा रिलीजन फॉलो कर रहा हूं, छुपाना नहीं है मुझे। प्रैक्टिस, यानी मैं राइट टू प्रैक्टिस, मतलब मैं उस रिलीजन से रिलेटेड चीजें कर सकता हूं, कोई यज्ञ हो रहा है तो वो मैं अपने घर में कर सकता हूं, मान लो कि कोई पूजा हो रही है तो वो मैं अपने घर में कर सकता हूं, लेकिन क्या कोई किसी की बलि चढ़ाना है तो क्या मैं वो चढ़ा सकता हूं, जल्दी बताओ। राइट टू प्रैक्टिस है, उस रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। मेरे रिलीजन में लिखा हुआ है कि यार एक इंसान की बलि चढ़ानी है, तो क्या चढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बाकी फंडामेंटल राइट, मतलब जो इंसान है ना, उसका राइट टू लाइफ वो ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो, राइट टू लाइफ ब्रेक हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो दैट इज वाई कई चीजें इसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। राइट टू प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ढिंडोरा लेके दूसरों को परेशान करते हुए निकलो, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी प्रैक्टिस करो जिससे सोशल डिग्निटी को हार्म पहुंचे। समझ रहे हो आप? या आप ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करो जिससे दूसरे की डिग्निटी को या उसकी विल को ना माना जाए। अब जिसकी बलि चढ़ा रहे हो वो थोड़ी बोलेगा मेरी बलि चढ़ा दो। समझ में आया? तो दैट इज वाई आप अपनी प्रैक्टिस के लिए किसी और को फोर्स नहीं कर सकते हो। सो दैट इज वाई राइट टू प्रैक्टिस होता है कि मैं जो चीज करना चाहूं, जो यज्ञ करना चाहूं, पूजा पाठ करना चाहूं, कर सकता हूं। राइट टू प्रोपगेट, यानी मैं अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बता सकता हूं, जो जो मॉन्क्स करते थे, या फिर जो सब जो मतलब बोलते हैं ना, जो जो हर रिलीजन करता है कि हमारे रिलीजन में ये, हिंदुइज्म में ये, क्रिश्चियनिटी में ये, मुस्लिम्स में ये चीजें हैं, हमारा रिलीजन बेहतर क्यों है, आप बता सकते हो। ये आजादी है इस देश में, आपको ये आपका फंडामेंटल राइट है कि यार मैं अगर अपने रिलीजन के बारे में, आज मैं नया रिलीजन चालू कर दूं, मैं उस रिलीजन के बारे में लोगों को बता सकता हूं, कोई मुझे रोकेगा क्या?
अब फिर बोलते हो देश आजाद नहीं है और देश में आजादी नहीं है, इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए? नॉर्थ कोरिया है, बाकी जगह जाके देखो आप, चाइना जाके देखो आप, चाइना का तिब्बत जाके देखो, मंगोलिया जाके देखो, इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज को आप छोड़ दो, साउथ अमेरिका तक जाके देख लो, इतने हार्ड रूल्स रहते हैं ना कि आपको ऐसी नजरों से देखा जाएगा और आपको क्रिमिनल चार्जेस, क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर मैं सच में बोल सकता हूं कि यार मैं इस रिलीजन को मानता हूं, लोगों तक जा रहा हूं। तो चार चीजें याद रखना, फ्री कंसाइंस मतलब मेरा फील, फ्री प्रोफेस मतलब मैं लोगों को दिखा सकता हूं कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूं, फ्री प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस मतलब मैं जो चाहूं उस रिलीजन से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लूंगा, लेकिन जो लॉ के अंदर है, और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन मतलब मैं जिस रिलीजन के बारे में लोगों को बताना चाहूं बता सकता हूं। लेकिन रिलीजन का मतलब, प्रोपगेशन का मतलब है आपको बताना है, उनको कन्विंस करके कन्वर्ट करना नहीं है। तो दो चीजें याद रखना, कन्वर्जन, possessive activities like बलि चढ़ाना are not included in it. तो you have under article 25 you have right to freedom of religion, right to complete freedom of religion। समझ में आया? राइट टू कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके पास है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ। आर्टिकल 25 समझ में आया अच्छे से? आर्टिकल 25 समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? चलो यहां पे अब रोक देते हैं, घंटे की क्लास भी हो गई है, फिर अमन सर की मेंस बैच की क्लास भी है। क्योंकि फंडामेंटल राइट में मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होंगे ना, 10 मैं बता रहा हूं 15 दिन बाद आप बिल्कुल कंफ्यूज होने लगोगे किस आर्टिकल में क्या लिखा है, किस क्लॉज में क्या था। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, मैं धीरे भी इसीलिए चल रहा हूं कि आप क्वालिटी क्वालिटी फंडामेंटल राइट्स रीड आउट कर सको। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। एंड अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों से भी बोलिए कि वो ₹1 में देके क्रैश कोर्स और फुल कोर्सेज के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सैंपल्स देख सकते हैं, 7 दिन सैंपल देखिए, अगर क्वालिटी अच्छी लगे तो कंटिन्यू करिए, वरना रहने दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।